everyone for joining the session. First of all, ये जो हमारी शुरू की 3 स्लाइड्स हैं, ये मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ लें, फिर हम स्लाइड नंबर 4 से शुरू करेंगे। दूसरी बात, सेशन के अंदर हम थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे, नमाज का ब्रेक, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद। उसके बाद सेशन रीजॉइन करेंगे, उसके लिए शायद हमें नई आईडी मिले। तो आप लोग दोबारा जब सेशन ज्वाइन करेगा ब्रेक के बाद, तो प्लीज नई आईडी के ऊपर ज्वाइन करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। A little introduction about myself. My name is Najm, and I'm linked to this IT profession for more than 12 years and into cybersecurity for more than 12 years. And I have done a lot of pen test projects with the government and with some private sectors, and also some international projects also. I have CISSP, CISM, CEH, and CPT, and few other certifications. About the session, this session is organized by PITPQ8, so we would like to thank them कि उन्होंने हमारे लिए ये सब अरेंजमेंट किया, स्पेशली काशिफ भाई फॉर अरेंजिंग एंड टेक्निकली असिस्टिंग इन दिस सेशन। दूसरी बात, ये सेशन जो है वो टोटली एजुकेशनल है और इसमें जो भी चीज इस्तेमाल की जा रही है, जो भी मशीन, उसके ओनर जो है वो हम खुद हैं। सो वी डोंट हैव एनी कंसर्न, सो इसमें कोई लीगल कंसर्न नहीं है हमारा। और इसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो आईटी मैनेजर्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और बिजनेस एंड सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं। बेसिकली ये सेशन जो है वो एक बिगनर लेवल सेशन है, बिगनर लेवल सेशन है। और इसमें जो हमने जो मशीन सेलेक्ट की है वो बहुत एक ऐसी मशीन सेलेक्ट की है जिसमें जो बिगनर्स हैं उनको सीखने में आसानी हो और उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मिले। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये सेशन टाइटली फोकस किया गया है ओनली फॉर लिनक्स बॉक्स। अगर आप किसी एंगेजमेंट पे जाते हैं और आपको जो है वो लिनक्स बॉक्स जो है वो आपका टारगेट है, तो आप उसको किस तरह इन्यूमरेट करेंगे, ये पूरे सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिगनर लेवल से डिस्कस करेंगे कि आप एक लिनक्स बॉक्स को किस तरह इन्यूमरेट कर सकते हैं, पेन टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं और मेरी तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं इस तरह करता हूँ। दूसरी बात, जो भी लोग लिनक्स बॉक्स को या किसी भी बॉक्स को पेन टेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए जरूरी है वो इन स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, और इसमें हम दूसरी बात हम ये कंसिडर कर रहे हैं, जो हमारा जो विक्टिम है या जिसको हमें पेन टेस्ट करना है, वो एक ब्लैक बॉक्स पेन टेस्ट है। यानी ना हमें उसकी आईपी पता है, ना हमें उसकी सर्विसेज पता है, ना हमें उसके बारे में ओएस के बारे में कुछ पता है, हमें अपने टारगेट के बारे में जीरो नॉलेज है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और बिल्कुल इस तरह शुरू करेंगे जैसे एक बिगनर शुरू करता है। हमने इस मशीन में कोई बड़ी टेक्निकल टाइप ऑफ ग्लिच नहीं रखी हुई या टेक्निकल टाइप ऑफ कोई ऐसे बड़ा कारनामा नहीं रखा। बहुत सिंपल वे में बताएंगे, क्योंकि ये जो बॉक्स जो हम करने जा रहे हैं जिसका नाम मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, ये किसी का माइक खुला है, काइंडली अपना माइक बंद कर लें। इसमें जो हम जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, जो कि इजीली अवेलेबल है worldhub.com पे। ये आपको आगे स्लाइड की डिटेल्स में मिल जाएगी। जो लोग हैंड्स ऑन लेना चाहते हैं इस सेशन के, तो वो आराम से उस मशीन को डाउनलोड करके कैली बॉक्स के साथ वीएम में चलाकर आराम से उसका पेन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, हम इन्हीं पे काम करेंगे।
तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टास्क होता है जब हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और हमें अपना पेन टेस्ट शुरू करना होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो नेटवर्क है इसमें जो टारगेट्स हैं वो कितने हैं या टारगेट की आईपी क्या है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है नेट डिस्कवर की। नेट डिस्कवर -r रेंज के लिए, और ये जो रेंज हमें डीएचसीपी से मिली होगी कनेक्ट करते वक्त, हम उस रेंज को लगा देंगे। ठीक है, मैं साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी करता जाऊंगा आपको कि ये किस तरह चलती हैं। ये हमारा कैली बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा कैली बॉक्स है, और सबसे पहले हमें वो मशीन को डिस्कवर करना है या अपने विक्टिम को डिस्कवर करना है कि हमारा विक्टिम किस आईपी पे एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है नेट डिस्कवर की। -r से रेंज लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सबनेट देते हैं, सबनेट मास्क के साथ, जिसको हमने टारगेट करना होता है। अमूमन नेट डिस्कवर जो है वो जल्दी रिजल्ट ले आता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि कुछ नेटवर्क में पीछे ग्लिच है, तो इसके लिए ना ये देर से रिजल्ट लाएगा, लेकिन लाएगा जरूर। इसके लिए हमारे पास अल्टरनेट कमांड भी है। अल्टरनेट कमांड जो है वो nmap की होती है। इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसने हमें हमारा टारगेट दे दिया। ये हमारा टारगेट है 157। अभी थोड़ी देर में हमारा टारगेट आप देखेंगे यहाँ पर भी अपीयर हो जाएगा, जो बहुत मोर क्लियर आउटपुट होता है। अगर हम चाहें तो इस कमांड का भी बहुत क्लियर आउटपुट ला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल में चला जाएगा। मैं थोड़ा इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बिल्कुल बिगनर लेवल पे रखना चाहता हूँ इस सेशन को। तो हमें टारगेट की आईपी मिल गई है। ये टारगेट है हमारा, हमने इसको अटैक करना है। ओके, ये देखिए पीछे नेट डिस्कवर भी ले आया। हमारा टारगेट ये रहा, टारगेट ये रहा, VMware के ऊपर चल रहा है। अब हमें यहाँ पर फोकस करना है कि हमारी 157 आईपी के ऊपर हमने फोकस करना है। हमारी खुद की आईपी क्या है? हमारी खुद की आईपी 76 है, और टारगेट जो है वो 57 है। ठीक है, ये चीज हमने अपने दिमाग में, जहन में रखनी है। नेट डिस्कवर यानी क्लाइंट को डिस्कवर करने के बाद, जो हमारा जो विक्टिम है हमने उसको डिस्कवर कर लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम उस मशीन को स्कैन करें। स्कैन से मुराद हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि उस मशीन में कितने पोर्ट्स ओपन है, उस पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ताकि उन सर्विसेज और पोर्ट्स के मुताबिक जो है वो हम उस मशीन को मजीद इन्यूमरेट करें, और मजीद उसकी सर्विसेज के बारे में पता लगाएं, और फिर उसकी वर्नरेबिलिटीज ढूंढें। nmap हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का टूल है। इसको टूल तो नहीं बोलूंगा मैं, ये बेसिकली पूरा एक फ्रेमवर्क है। nmap नेटवर्क मैप करता है, वो टारगेट की जितनी जो भी पोर्ट्स हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, प्लस हमें ये बताएगा इस पे कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो मेरे लिहाज से nmap को बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास nmap पे आपका हाथ बहुत अच्छा है, यू नो वेरी वेल अबाउट द nmap, तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए मशीन को इन्यूमरेट करना। ठीक है, अब नजम भाई सॉरी टू इंटरप्ट, ये जरा मैसेजेस भी आ रहे हैं, ये भी जरा चैट बॉक्स में कुछ क्यूरीज हैं, ये भी जरा प्लीज देखते जाइएगा। ये अदनान साहब का मैसेज है, ये जरा चैट बॉक्स में वो देखिएगा।
मैंने कहा ना ये भी ब्लैक बॉक्स ही है। ठीक है, अदनान साहब ने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। उन्होंने ये पूछा है कि ये एक अगर उनको कुछ भी नहीं मालूम होगा टारगेट के बारे में, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें कुछ भी नहीं मालूम, फॉर द सेक ऑफ सेशन जो है हमने एक सबनेट उठा लिया है। ठीक है, इसको इजी बनाने के लिए अमूमन होता क्या है कि हम लोग अगर प्रोफेशनली जाते हैं ना, तो पहली तो बात वहां से स्कोप मिलता है और सबनेट्स वगैरह मिलते हैं। लेट सपोज नहीं मिला, बिल्कुल ही ब्लैक बॉक्स है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दूसरे टूल्स होते हैं कि वो इससे बहुत तेज चलते हैं, जो कंप्लीट 10,000 या जो भी हमें रेंज पता होती है या हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, तो उसके ऊपर रखकर कंप्लीट उसके ऊपर स्कैन मार देते हैं, लाइक 10,000/8 पे कर देंगे, उसमें से जो काम की चीजें मिलेंगी फिर उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बेसिकली अगर कोई आपका जो क्लाइंट है, अगर वो थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंट होगा ना, तो वो आपको कभी भी इस बिजनेस में नहीं फंसाएगा कि भाई मेरी आईपी ढूंढो। तो इस तरह क्या होता है कि भाई आईपी तो मिल ही जाती है, काम तो शुरू होता है आईपी के बाद, कि इसको जब आईपी मुझे मिल गई है तो मैं इसको मजीद किस तरह इन्यूमरेट करूंगा। तो ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही, वैलिड है। हमारे पास एंग्री आईपी स्कैनर और इसी किस्म के दूसरे एडवांस कमर्शियल टूल्स होते हैं जो इस काम में मदद देते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग एनमैप की बात कर रहे थे। एनमैप एक फ्रेमवर्क है पूरा, और मैंने कहा इसको जानना हमारे लिए, इसको अच्छी तरह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं यहाँ पर आपको एनमैप यूज करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने मशीन के फोल्डर में चला जाऊं, ताकि जो भी रिजल्ट्स हों वो हम याद रखें। दूसरी बात, हम साथ ही साथ एक और काम करते जाएंगे। अच्छा, अगर चैट बॉक्स पे कोई मैसेज आए, क्योंकि मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पे, तो काइंडली मुझे इंटरप्ट कर देगा, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक और काम भी साथ ही साथ करते जाएंगे, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी हम उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, फाइंडिंग रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास टूल होता है चेरी ट्री। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं चेरी ट्री इस्तेमाल करता हूँ, मेरी शुरू की आदत है। तो ये हमारे पास चेरी ट्री है, सॉरी। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं, मशीन का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर हम, मेटास्प्लाइट 2 को हम इन्यूमरेट करना है और हम इसको एनमैप करना है। तो जो एनमैप के रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब एनमैप को जरा गौर से समझना, क्योंकि अगर एनमैप को मिस कर गए तो समझो पीटी मिस कर गए। एनमैप, उसके बाद जो है हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। स्विचेस का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से करना होता है। ठीक है, क्योंकि कभी दूसरी एंड पे कोई आईपीएस फायरवॉल या कोई ऐसी चीज लगी होगी जिससे नेटवर्क पे नॉइस पैदा हो जाएगा, और वो जो नॉइस है वो या तो हमें ब्लॉक कर देंगे या हमें डिटेक्ट कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए एडवांस लेवल पे वो दूसरी चीजें आती हैं, हम वो स्विचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है हम नॉर्मल स्विच इस्तेमाल करेंगे, -V वर्बोस, यानी कि मुझे बताओ क्या हो रहा है, रिजल्ट स्क्रीन पे शो करते रहो। अच्छा, दूसरी बात, -PN मैं लगाता हूं, -PN, कैपिटल P स्मॉल n, ये इसलिए लगाते हैं कि मुझे पिंग नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट फास्ट चाहिए, मुझे पता है मशीन लाइव है, कोई जरूरत नहीं। -N, मुझे डीएनएस भी उसका रिजॉल्व नहीं कराना। ठीक है, टू गेट अ क्विकर रिजल्ट। उसके बाद -SC लगाते हैं। SC स्टैंड्स फॉर कॉमन स्क्रिप्ट्स। ये वो कॉमन टॉप ऑलमोस्ट 48+ स्क्रिप्ट्स होते हैं जो एनमैप लोड कर लेगा। ठीक है, और वो अगेंस्ट द टारगेट चलाएगा। -SV सबसे इंपॉर्टेंट स्विच है, इसमें वर्जन इन्यूमरेशन होता है कि इस पोर्ट पे जो सर्विस चल रही है वो मुझे तुम इन्यूमरेट करके दो। ठीक है, तो इसके बाद जो भी स्क्रिप्ट से जो भी सर्विसेज इसको मिलेंगी, उसके बाद वो इनको इन्यूमरेट करेगा। एक और स्विच होता है माइनस वर्जन -ऑल। ठीक है, ये -SV के साथ चलता है कि मजीद उन्हीं सर्विसेज को मजीद इन्यूमरेट करो, लेकिन हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉइस, बहुत ज्यादा प्रोबिंग कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने टारगेट की आईपी डालेंगे।
192.168.1.57 जो हमें आईपी मिली थी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसका आउटपुट रिडायरेक्ट कर दीजिए किसी फाइल में, ताकि बार बार मुझे स्कैन ना करना पड़े और एक ही बार में जो है ना वो स्कैन होके एक फाइल के अंदर सेव हो जाए nmap स्कैन के नाम से। मैं एंटर करूंगा और स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सेशन मैंने ये स्कैन पहले से करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्कैन है, मैंने इसको पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि स्कैनिंग में ये कम से कम 4 से 5 मिनट लेता है, डिपेंड करता है मशीन कैसी है, तो वो बचाने के लिए मैंने करा हुआ है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि स्कैन में रिपोर्ट क्या आई हुई है हमारे। ये हमारे पास इसका स्कैन है। ठीक है, हम इसको स्लोली देखते हैं। सबसे पहले इसने ये सारे पोर्ट्स डिस्कवर किए हैं इस मशीन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा स्लाइड चेक कर लूं, कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर गया मैं। यस, हाँ, स्क्रिप्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, स्क्रिप्ट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं और स्क्रिप्ट हमारे कैसे काम आएंगे वंस वी आर देयर। माइनस एन करा दिया मैंने, माइनस पी नहीं कराया, एस सी वी टी और ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है माइनस माइनस रीजन का। बिल्कुल आप इस स्लाइड के बिल्कुल सेकंड लास्ट जो लाइन है उसमें देखिए माइनस माइनस रीजन लिखा हुआ है। अच्छा, ये स्विच बहुत काम का है। ये आप कब यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, कभी कभार ऐसा होता है हम स्कैन लगाते हैं और किसी वजह से हमारा स्कैन का रिजल्ट नहीं आ रहा होता। अब उसमें क्या होता है, डाउट हो जाता है कि बीच में फायरवॉल है, आईपीएस है, अल्लाह जाने क्या चीज है, कोई होस्ट फायरवॉल है। तो माइनस माइनस रीजन लगा के स्कैन करेंगे। अगर किसी वजह से सामने वाला विक्टिम जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो माइनस माइनस रीजन में ना उसकी अक्सर जो है ना 99% टाइम्स जो है ना वो हमें वजह बता देता है कि क्या मसला है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने इन्यूमरेट किया, nmap की कमांड चलाई, इसके ऊपर हमारे पास कुछ ओपन पोर्ट्स आए, ये बता रहा है ये डिस्कवर पोर्ट्स की हैं। ठीक है, ये nmap हम पढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब एक्चुअल कहां से पढ़ना है मैं वहां रोक दूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आती जाएगी। अब ये एक्चुअल आ गया हमारे पास, ये एक्चुअल आ गया। मैं स्क्रीन स्प्लिट कर लेता हूं ताकि हम फोकस कर सकें। अच्छा, अब इसने मुझे कहा कि 21 के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, 421 के ऊपर कह रहा है कि आपकी एक एफटीपी सर्विस चल रही है और उस एफटीपी का वर्जन है 2.3.4। ठीक है, और उसके ऊपर अनोनिमस एफटीपी अलाउड है, यानी कि अगर मैं उस मशीन की आईपी लिखकर एफटीपी करूंगा तो वो मुझे अलाउ करने देगा, मेरा लॉगिन और पासवर्ड दोनों अनोनिमस अनोनिमस होंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह ANONYMOUS ANONYMOUS, ये देखें, ये उस मशीन के अंदर हम चले गए। ठीक है, ये तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, ये इससे हमें, यानी ये हो नहीं सकता कि कोई भी जो है ना अपनी मशीन पे इतना बड़ा ब्लंडर कर दे कि वो एफटीपी का जो है वो पोर्ट खोलकर और उस पे विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई यूजर रख दे। ठीक है, तो लेकिन पॉसिबिलिटी है। हमारा मकसद ये होता है कि जो भी पोर्ट्स हमें ओपन मिली है हम उनको हर तरफ से चेक करें, कोई कोई गुंजाइश ना छोड़े। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये करके दिखा दिया, लेकिन ये कभी होता नहीं है ऐसा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन है इस पे यहाँ एफटीपी एनोनिमस लॉगिन से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट आपको ये एक तरीका, एक वे दिखाना था मशीन में घुसने का, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, अब मजीद हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, इसको मजीद इन्यूमरेट करते हैं। स्कैन तो हो गई मशीन, अब हम इन्यूमरेशन स्टेप में आ गए, यानी हम इस मशीन को इन्यूमरेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी कौन सी पोर्ट खुली है, तुम्हारी कौन सी सर्विस चली है, उस पर कौन सा वर्जन चल रहा है। अब उसके मुताबिक जो है ना हम चीजें लॉन्च करते जा रहे हैं।
अब बात आ जाती है nmap स्क्रिप्ट की। nmap स्क्रिप्ट कब यूज करेंगे? nmap के अंदर लगभग कोई ऑलमोस्ट 600 स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम बड़े ही फोकस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये पोर्ट मिल गई 21, ठीक है, अब मैं बिल्कुल फोकस होके इसी के मुताबिक, इसी पोर्ट के मुताबिक काम करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं किसी और पोर्ट को टच नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा nmap करो और बॉस पोर्ट जो है ना वो तुम 21 उठा लो, सिर्फ इसके ऊपर करना, और इसके ऊपर स्क्रिप्ट्स को भी हिट करो, लेकिन वो स्क्रिप्ट्स कौन से हो? FTP के तमाम स्क्रिप्ट्स हो। अब इंटर कर दूंगा, अब FTP के तमाम जो स्क्रिप्ट्स होंगे ना वो इस पोर्ट पे जाके वो टेस्ट कर लेगा आपने, ठीक है। यहाँ ये इस काम में स्क्रिप्ट आता है। स्क्रिप्ट के थोड़े और दूसरे भी काम हो गए। अब मिसाल के तौर पर अभी एक स्क्रिप्ट आ गया जो SSH को ब्रूट फोर्स कर देता है, ठीक है, वो इस मशीन पे भी एप्लीकेबल है और कामयाब है, लेकिन बहुत देर लेता है, तो इसके लिए वो हम डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे। अगर वो आपको डेमोस्ट्रेट करने तो मैं उसकी, आप मुझे चैट बॉक्स में भेजिएगा, मैं अलग से उसकी आपको ना कमांड भेज दूंगा। आप इस बॉक्स को बहुत आराम से किस तरह nmap के थ्रू ब्रूट फोर्स कर सकते हैं SSH पोर्ट, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? मेरा चैट बॉक्स किधर गया? Okay, then I will carry on. ओके अच्छा, अब जो दूसरी मैं आपको कमांड कराने जा रहा हूँ, ये बेसिकली जब हम कॉम्प्रोमाइज करने जाते हैं किसी मशीन को, तो ये वाली जो कमांड है या ये वाला जो प्रोसीजर है या ये वाला जो स्टेप है ना, ये बैकबोन की हैसियत रखता है। वो क्या है? सर्च एक्सप्लॉइट। ये एक टूल है जो हमारी मशीन में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डेटाबेस होता है, एक्सप्लॉइट डेटाबेस, उसके अंदर जाकर हमारी पोर्ट या हमारी सर्विस के मुताबिक उसका एक्सप्लॉइट निकाल के देगा, कहेगा ये एक्सप्लॉइट यूज कर लो। ओके, तो हमारे पास हमारे पास पहली पोर्ट 21 आई और उसमें बोल रहा है कि ये वाली सर्विस चल रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्च एक्सप्लॉइट में जाएंगे और इस सर्विस के बारे में देखेंगे क्या कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। कहते हैं हाँ अवेलेबल हैं, बहुत सारे एक्सप्लॉइट हैं, लेकिन हमारी सर्विस है 2.3.4, तो ये वाले तो नहीं लगेंगे, हमारे पास लगेगा ये वाला, ठीक है। और ये एक्सप्लॉइट क्या कह रहा है, ये एक बैकडोर एग्जीक्यूशन कमांड है, लेकिन इसके साथ एक चीज दे रहा है, वो बोले यार ये मेटास्प्लॉइट से चलेगा। नाउ व्हाट इज मेटास्प्लॉइट? मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है जो बहुत ही ऑटोमेटेड है और वो आपको यूज करना आना चाहिए, लेकिन कब? जब आपके अच्छी सी नॉलेज हो, अच्छे से हैंड्स ऑन हो। आई एम नॉट अगेंस्ट मेटास्प्लॉइट, मैं इसके अभी फिलहाल यूज से क्यों मना कर रहा हूँ? फॉर सर्टन रीजंस। रीजन नंबर 1, when you go for any lab exam or anything, metasploit is not allowed to be used there in many of the exams. Number 2, metasploit आपको आपकी नॉलेज को इनहेंस नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मैनुअल सारे काम मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी पीटी ऐसी होती है जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, वहां वो स्पेशली लिख के भेजते हैं कि भाई कोई ज्यादा ऑटोमेटेड नहीं चाहिए, हमें निंजा टाइप प्लेयर्स चाहिए, या जो बहुत जो है ना वो मैनुअली ज्यादा काम करें, ठीक है। दूसरी बात, ये टूल है, ये हमारे कभी कभार ना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और ये ना नेटवर्क पे जाकर ना कुछ नॉइस क्रिएट कर सकता है, तो इसके लिए या कोई उसके नॉइस से अलार्म रेज हो सकता है, तो इसके लिए ना बचना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पेलोड जो डिप्लॉय करेगा या एजेंट जो डिप्लॉय करेगा, उसका भी कभी कभार ऐसा होता है हम नोटिस नहीं लेते, और ये पता नहीं जो है वो कोई ऐसा खतरनाक पेलोड किस्म का या एक खतरनाक किस्म का एक्सप्लॉइट ना डिप्लॉय कर दे दूसरे एंड पे, इसका भी खर्चा होता है, हमें पता नहीं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एक्सरसाइजेस हम यहाँ कर रहे हैं, ये प्लीज अपने वीएम तक रखेगा। जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाएं और आपको बिल्कुल 100% श्योर हो जाए कि मेरा कौन सा एक्सप्लॉइट क्या रिजल्ट देता है, उसके बाद जाके किसी प्रोडक्शन पे ट्राई करेगा जब आपकी एंगेजमेंट हो। दूसरी बात, कभी भी
ओके, थैंक यू। जो दूसरी बात है वो ये कि, सॉरी, लॉस्ट द फोकस। हाँ, दूसरी बात मेटास्प्लॉइट के, मैं पेलोड्स के बारे में, हाँ दूसरी बात ये कर रहा था कि पेलोड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कभी भी प्रोडक्शन में ऐसा कोई नया पेलोड मत ट्राई करो, सॉरी कोई कोई नया एक्सप्लॉइट मत ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता उससे मशीन क्रैश भी हो सकती है। हमेशा एंगेजमेंट में वो टेक्निक और वो पेलोड इस्तेमाल करना चाहिए जो आप बहुत अच्छे, जिस पे एक्सपर्ट हो, क्योंकि दूसरी एंड पे क्या इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, नहीं पता होता। तो दैट्स व्हाई I would like to tell you to take special care and use only those exploits and techniques which you master. प्रोडक्शन में उनको जाके इस्तेमाल करो, बाकी वीएम पे जो करना है करते रहो, मशीन उड़ा दो, जो भी करना है करो, बट टेक केयर व्हेन यू आर इन प्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने ये कमांड चलाई थी, सर्च एक्सप्लॉइट VSFTPD, हम इसको मजीद किस तरह फोकस कर सकते हैं? हम इसको कहते हैं कि भाई तुम ग्रैब करो हमारे वर्जन के मुताबिक, ऐसे तो मजीद फोकस हो जाएगी। ये देखो बिल्कुल एक एक्सप्लॉइट ही ले आया उठा के डायरेक्ट, ये इसको ग्रैब करने का तरीका है, रिफाइन कर दिया रिजल्ट। और तरीके भी है बट आई फाइंड दिस वन वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप ये इस वाली साइट को देखिए, ये जहां पर एक्सप्लॉइट्स लिखे में, ये नहीं होता कि मेरे पास अगर बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स आ गए तो मैं सबको ट्राई करने शुरू कर दूंगा, नहीं, इनको पहले पढ़ना सीखो ये बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये लिनक्स कैटेगरी का है, मेरी जो टारगेट है वो जो है वो, अभी हम नीचे जाके इसको मजीद इन्यूमरेट करेंगे तो वो हमें बताएगा, और ऊपर भी इसने बताया कि तुम्हारा टारगेट जो है लिनक्स उबंटू है, ठीक है। तो हमें लिनक्स का चाहिए, लेकिन ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डॉस, यानी ये एक डॉस अटैक है। जब भी हमारी एंगेजमेंट होती है, हमारा कभी ये मकसद नहीं होता कि हम मशीन को ना डीडॉस मार दें या मशीन को नॉट रिस्पॉन्सिव कर दें, हमारा कभी ये मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है मशीन को कॉम्प्रोमाइज करें रूट लेवल पे जाके। तो इसके लिए ये जितने भी डॉस वाले हैं ये तो हटा दो, ये हमारे काम के ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये आ रहा है लिखा हुआ रिमोट, जिस चीज पे रिमोट लिखा है वो हमारे काम की है। कब? जब हमें एक रिमोट अटैक मारना है, ठीक है, यानी हमें उस पर रिमोटली कंट्रोल करना है, तो हम सिर्फ उन्हीं एक्सप्लॉइट्स पे फोकस करेंगे अपना ध्यान जो रिमोट है। ओके, सो वी विल फोकस ऑन दिस वन, ठीक है। कभी कभार यहाँ पर आप देखेंगे लोकल भी लिखा होता है, वो लोकल कब होता है? लोकल उस वक्त होता है जब मैं एक लेवल मशीन के अंदर जा चुका होता हूँ, यानी कोई मुझे लिमिटेड यूजर मिल जाता है, उसके बाद मैं कोई लोकली उस मशीन पे रहते हुए कोई चीज ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो फिर मैं लोकल एक्सप्लॉइट उठाऊंगा। अभी अभी तो हम मशीन के अंदर गए नहीं, हम बाहर बैठे हुए हैं, इसके लिए हमारा फोकस जो है दैट इज टोटली रिमोट। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई मेटास्प्लॉइट, मुझे मेटास्प्लॉइट नहीं यूज करना, ठीक है। अभी मेटास्प्लॉइट यूज नहीं करना, और सच एक्सप्लॉइट मुझे कोई भी ऐसा एक्सप्लॉइट नहीं बता रहा जो कि मेरे डेटाबेस में अवेलेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर परेशानी आ गई कि ना मेरे पास एक्सप्लॉइट है, ना मैं मेटास्प्लॉइट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम इंटरनेट पे जाएंगे और गूगल, जो कि हर वक्त हमारे साथ होना चाहिए ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, हम यहां पर कहेंगे कि तुम एक्सप्लॉइट ढूंढो। कौन सा एक्सप्लॉइट ढूंढना है हमें? हमें ढूंढना है इसका एक्सप्लॉइट, ये वाला एक्सप्लॉइट ढूंढो। अच्छा, मेरी जो फेवरेट साइट है एक्सप्लॉइट की वो गिटहब है, कभी सिक्योरिटी फोकस भी एक अच्छी साइट है, वहां पर भी मिलते हैं। मैं जाके देखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एक ऑटोमेटेड जो मेटास्प्लॉइट से चलता हूँ, मुझे अपना जिसमें मैं मैनुअली काम कर सकता हूँ, मुझे वो वाला एक्सप्लॉइट चाहिए। अब ये देखें, जो ज्यादातर जो स्प्राइट होते हैं जो मेटास्प्लॉइट से चलने होते हैं, वो रूबी में लिखे हुए होते हैं, आरबी, ठीक है। हमारी जो बेसिकली कोशिश होती है, जो मैनुअली काम करते हैं, उनकी ज्यादातर तो कोशिश होती है कि उनको जो स्क्रिप्ट है ना वो या तो पाइथन में मिल जाए या सी में मिल जाए, क्योंकि उन स्क्रिप्ट्स को अपने मुताबिक चेंज करना स्क्रिप्ट आसान होता है, ठीक है। तो हम सर्च कर रहे हैं,
अब इसने हमें बताया कि गिटहब पे तुम्हारा एक एक्सप्लॉइट पड़ा हुआ है, लेट्स गो देयर। यहां पर हम आए और यहां पर हमें बोलते हैं कि ये एक्सप्लॉइट है, इसको डाउनलोड कर लो और ये इसी वर्जन के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट से ये लिंक कॉपी करेंगे। ओके, और यहां पर जाकर हम इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर लेंगे। उधर से भी हो सकता था, लेकिन मेरी थोड़ी कमांड लाइन की आदत है इसलिए मैंने लिख दिया। यहां से मैं लिख के इसको एंटर मारूंगा, गिटहब से ये एक्सप्लॉइट डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है हमारे पास। हम देखते हैं इसको। जब भी ये डाउनलोड होगा ना, एक सेपरेट डायरेक्टरी में होगा, मैंने इसको डायरेक्टरी से बाहर उठा के रख लिया है, ये पड़ा हुआ। अब ये है पाइथन का कोई स्क्रिप्ट है जिसमें ये एक्सप्लॉइट बना हुआ है, तो हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं। राइट, अच्छा, जब भी आप कोई एक्सप्लॉइट चलाएं जो पाइथन में बनाए ना, तो अमूमन आपको नहीं पता होता भाई मैं सिंटैक्स क्या डालूं जो वो चल जाए। तो आप सिंपल ना ये करके ना इस कमांड से चला दें, बाकी जो है ना वो जो है ना खुद बता देगा कि मुझे किस तरह चलाओ। ये देखें, ये मैंने लिखा, मुझे नहीं पता था एक्सप्लॉइट कैसे चलाना है। अब मैंने डॉट स्लैश एक्सप्लॉइट लिख दिया। यहाँ पर मुझे बता रहा है यूजेज क्या, कहते हैं डॉट स्लैश इसके साथ आईपी दो और जिस पोर्ट पे अटैक करना है वो पोर्ट दे दो मुझे। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। होता क्या है कि जब मैं डॉट स्लैश एक्सप्लॉइट करके चलाऊंगा, ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेगा। कितनी बार ऐसा होगा कि ये मुझे बोलेगा कि इस एक्सप्लॉइट में फला लाइब्रेरी फाइल यूज ही है, अवेलेबल नहीं है तुम्हारे सिस्टम पे, फला फाइल यूज ही है, अवेलेबल नहीं है तुम्हारे सिस्टम पे। उसका प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी चीज को ऐसे चलाते हैं वो प्रॉपरली उसकी पीछे जो लाइब्रेरीज होती है ना उसको प्रॉपरली लोड नहीं कर पाता। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप लिखें पाइथन या जिस भी लैंग्वेज में वो बना हुआ है उसका पहले नाम लिख दें, पाइथन एक्सप्लॉइट, ठीक है, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, एंटर, तब ये चलेगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है जो हमारा एक्सप्लॉइट लिखा होता है वो पाइथन 2 या पाइथन 3 में लिखा होता है, तब भी ये एरर आएगा। तो अगर आपको कभी कोई एक्सप्लॉइट चलाते हुए एरर आ रहे हैं लाइब्रेरीज के, तो आप फौरन जाके लाइब्रेरीज को अपडेट या लोड करना मत शुरू कर देगा। सबसे पहला जो स्टेप है जाके वो चेक करेगा भाई ये किस पाइथन के साथ चल रहा है या किस पर्ल के साथ चल रहा है या किस सी के साथ चल रहा है। ठीक है, 2.7 पे ट्राई कर सकते हैं हम इसको, हम 3 पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी पीछे पाइथन इंस्टॉल है मैं सबसे बारी बारी भी ट्राई करके जो है ना फाइनली मैं पता कर सकता हूँ कि ये स्क्रिप्ट जो है वो किसमें, या स्क्रिप्ट को अंदर खोल के पढ़ लो किसमें बना हुआ है और डायरेक्ट वहां से चला लो। राइट, अब हमने ये एक्सप्लॉइट लोड कर लिया और अब हम इस आईपी पर और इस पोर्ट पे इसको शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सप्लॉइट में लिखा हुआ है कि ये हमें रूट दे देगा। लेट्स ट्राई। ये हमने एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट कर दिया, सक्सेसफुल कनेक्शन हो गया और ये देखिए मशीन का रूट आ गया मेरे पास। आईडी लिखें, हम रूट हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता कि कोई एक्सप्लॉइट जो है ना, बहुत कम ऐसे एक्सप्लॉइट होते हैं जो डायरेक्ट रूट दे देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सप्लॉइट है जिसने हमें रूट दे दिया है, वरना ऐसा होता है कि लिमिटेड यूजर आता है फिर वहां से जो है ना एक और स्टोरी शुरू होती है। वो इस मशीन में हम अभी देखेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पर हमें रूट मिल गया, काम खत्म। ठीक है, इसमें देख लें, वो बोले हम रूट हैं। ठीक है, अब इसकी रेमेडी क्या है, ये क्यों हुआ, ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की क्या गलती थी। एडमिनिस्ट्रेटर की पहली गलती ये थी कि उसने बगैर चेक करे एक ऐसा वर्जन एफटीपी का डाल दिया जिसके अंदर वर्नेबिलिटी है जो कि 2.3.4 है। उसको फौरन इस वर्जन को हटा के कोई एक ऐसा वर्जन लाना चाहिए या इसका कोई पैच इस्तेमाल करके इस चीज को बंद करना चाहिए कि लोग ये वाला वर्जन का एक्सप्लॉइट यूज करते हुए उसकी मशीन के अंदर ना आ जाए।
ये एक तरीके से हमने इस मशीन को एक्सप्लॉइट कर दिया है। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके देखेंगे और किन तरीकों से ये मशीन एक्सप्लॉइट हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्विचेस हैं जो आप बाद में भी यूज करके देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम और हमारे पास काम ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा स्विचेस को नहीं टच कर रहा। इसमें जो काम के स्विच है -S है। कभी ऐसा होता है कि आपने रेड टीम, ब्लू टीम या जो फोरेंसिक्स टीम्स है उसको जो है वो आपने नहीं बताना होता, उससे छुपना होता है, तो -S से आप अपनी आईपी एड्रेस को स्पूफ कर लेंगे। ठीक है, और -A भी एक स्विच है जो कि 4-5 काम एक साथ कर देता है। स्क्रिप्ट इंजन को खुद ही 48 टॉप स्क्रिप्ट जो है वो लोड कर लेता है, वर्जन डिटेक्शन कर देता है, हेल्प करता है वर्जन डिटेक्शन में, और कभी ट्रेस राउट भी करता है। ठीक है, बाकी स्क्रिप्ट्स का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको देखना हो कि Nmap के अंदर कितने स्क्रिप्ट्स हैं, तो आप जो है ना वो यहाँ चले जाएं, यूजर शेयर Nmap स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर आप देखें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये देखिए, ये सारे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, HTTP के हैं, SMP के हैं, अभी हम यूज भी करेंगे कुछ इनमें से। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं। अगर किसी को लगे आई एम गोइंग फास्ट तो लेट मी नो, या आप अपना माइक भी ऑन करके मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता दें कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। ठीक है, वी आर डन विद द Nmap। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन्यूमरेशन है। इन्यूमरेशन का मैंने आपको वहां पर बताया कि अगर मुझे किसी खास पोर्ट पे जाके इन्यूमरेट करना है, मुझे फोकस्ड कर लेना है, तो फिर मैं जो हूँ वो -P से पोर्ट डिफाइन कर दूंगा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभार बहुत ज्यादा बार ये चीज रियल इंगेजमेंट में आ जाती है कि जो चीजें हैं वो नॉर्मल पोर्ट्स पे नहीं चल रही होती। उसके लिए क्या करते हैं, Nmap से क्या करते हैं, -P- का स्विच लगा देते हैं। इससे वो तमाम पोर्ट्स को स्कैन करेगा, टॉप थाउजेंड्स को नहीं करेगा, तमाम को कर लेगा। ठीक है, ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब आप अपना काम कर रहे हो, आपने स्कैन कर लिया हो, तो साइड में किसी मशीन पे या दूसरे टर्मिनल में जाके -P माइनस का स्क्रिप्ट बाकी स्विचेस के साथ जो है ना वो आप लगा दें, तो इससे जितनी भी उस मशीन की ओपन पोर्ट्स है ना वो तमाम स्कैन हो जाएंगी। ये भी हमने यूज किया सर्च एक्सप्लॉइट सर्च करने के लिए, ये भी हमने देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं उसकी अगली दूसरी किसी पोर्ट के ऊपर। इसके बाद जो हमारे पास पोर्ट ओपन है 21 के बाद, वो है पोर्ट नंबर भाई आपको यस आवाज आ रही है? जी। नजब भाई, एक क्वेश्चन मैंने रेज किया हुआ है, जरा काइंडली उसको जरा प्लीज कर दीजिएगा। अब मेरे में ना मेरा यार किसी वजह से चैट बॉक्स जो है ना सही नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ। हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देखेंगे है ना, ये क्या दिया हुआ है मैंने, इसके ये स्लाइड नजर आ रही होगी आपको, इसमें देखिए एस्केलेट प्रिविलेजेस, यानी हमें एक लिमिटेड यूजर मिलेगा, अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे, हमें लिमिटेड यूजर मिलेगा। उसके बाद जो है ना हम प्रिविलेज एस्केलेट करेंगे। ये जो प्रिविलेज एस्केलेशन है, इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं, मैं इसको बहुत अच्छी तरह कवर करूंगा, बिगिनर लेवल पे अच्छी तरह कवर करूंगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है यार जब लिमिटेड यूजर मिल जाए उसके बाद प्रिविलेज किस तरह एस्केलेट करेंगे। असल ब्रेन वहां पर यूज होता है, क्योंकि वहां पर ना मेटास्प्लॉइट चलता है, ना कोर इम्पैक्ट चलता है, ना नीसेस पीसेस कोई भी नहीं चलेंगे। उस वक्त सिर्फ आपका ब्रेन और टेक्निक्स चलेंगे, आप कितने एक्सपर्ट हैं और कितनी आपकी जो है ना वो हैंड्स ऑन है मशीन के ऊपर या टेक्निक्स के ऊपर, तो उस पर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सर।
ओके, अब हमारे पास पोर्ट आ गई 22। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ी देर में आपको एक बहुत टेक्निकल चीज बताऊंगा, उसको आप नोट करेगा और बहुत ध्यान देगा उस बात पे। अमूमन लोग समझते हैं कि जब व्हेन दे हैव अ पोर्ट 22 एंड एसएसएच, द ओनली थिंग दे कैन डू इज अ ब्रूट फोर्स। ठीक है, मैं मानता हूं ये बात भी सही है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो एसएसएच प्रोटोकॉल है उसके अंडरलाइन जो ओपन एसएसएल चल रहा है उसके अंदर भी वर्नेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यानी ये ओपन एसएसएच तो एक प्रोटोकॉल है जो कनेक्शंस के लिए, लेकिन जो इसके नीचे की एक्सचेंज या एक्सचेंजेस के लिए जो जो एसएसएल ओपन एसएसएल चल रहा है उसमें भी तो वर्नेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है भाई 22 के ऊपर पोर्ट एसएसएच के ऊपर हमें कोई वर्नेबिलिटी नहीं मिल रही, ये 4.7 चल रहा है। चाहे तो हम इसको सर्च भी कर सकते हैं, क्या इसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये पता करने की कोशिश करता हूं कि भाई तुम्हारे नीचे जो एसएसएल ओपन एसएसएल प्रोटोकॉल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वो कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे TLSSLED का टूल है हमारे पास, इससे हम पता करेंगे कि इसके पीछे कौन सा ओपन एसएसएल चल रहा है। तो इसने हमें बताया इसके पीछे जो ओपन एसएसएल चल रहा है भाई उसका वर्जन 1.1.1D है। ओके, मुझे पता है इसका एक्सप्लॉइट अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे मेरा सिर्फ मकसद था आपको ये बताने के लिए कि जो चीज नजर नहीं आ रही, ये तो हमें स्कैन में नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन हमें इसको भी चेक करना है। अगर हम देखें, हम कहते हैं कि सर्च एक्सप्लॉइट ओपन एसएसएल का एक्सप्लॉइट दोनों। ठीक है, ये देखें हैं ओपन एसएसएल के एक्सप्लॉइट हैं। कभी होगा आपको ऐसा एक विक्टिम मिलेगा जो ओपन एसएसएल चला रहा होगा और उसके नीचे ओपन एसएसएल जो चल रहा होगा उसमें 9.8C या देखें 1.1.0A तक है, 1.1.1D का नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन चेक करना जरूरी है और हर बार अपना डेटाबेस जो है ना उसको अपडेट करके चेक जरूर करा करो, क्या पता किसी रोज आ जाए हमारी खबरों, हमारी जो न्यूज हमारी स्किप हो जाए आ जाए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई चीज छोड़ो नहीं, हर चीज को जो है ना वो अच्छी तरह इन्यूमरेट करो, क्योंकि इन्यूमरेशन जो है ना इससे अच्छी प्रैक्टिस कोई नहीं है, इससे अच्छा सोल्यूशन कोई नहीं। एक पोर्ट मिल गई उसको इतना रगड़ो कि उससे कुछ ना कुछ निकल आए। ठीक है, उसको हर तरफ से जांचो। अच्छा, यहाँ पर हमें मिल गई है ओपन एसएसएच। अब ये वाला जो ओपन एसएसएच है ना, हमारे पास एक स्क्रिप्ट है nmap का। ठीक है, वो लगा के हम इसको ना ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, इसके पीछे एक डिक्शनरी चल रही होगी। जब जब बात ब्रूट फोर्स की आती है ना, आई डोंट लाइक इट, क्योंकि ब्रूट फोर्स इज नॉट अ टेक्निक, या ये तो तुक्का होता है। ठीक है, पीछे से डिक्शनरी चली, यूजर नेम पासवर्ड मिल गया और हमने काम कर लिया। ठीक है, एक्सक्यूज मी काशिफ भाई, नमाज का टाइम हुआ है, नमाज की ब्रेक ले लें? जी ठीक है। अभी और वो सेशन का क्या होगा, ये कंटिन्यू रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा, हम लोग पास करेंगे, लेकिन अभी अजान शायद हुई नहीं है, होगी अजान अभी, मुझे आवाज तो नहीं आ रही वैसे अजान। मेरे पास 4:53 हो रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, जब आपने ब्रेक करानी हो तो प्लीज बता देगा। हाँ जी ठीक है, हम 5-7 मिनट की ब्रेक ले लेंगे नमाज की, उसके बाद और इसको बिल्कुल पॉज ठीक। करेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेशन हमारा चलता रहेगा, हम इसको पॉज कर देंगे सेशन। चलो ये तो अच्छी खबर है यार। हाँ जी, अच्छा, अब हमने देख लिया एसएसएच। अच्छा, एसएसएच के ऊपर मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ये ब्रूट फोर्स कैसे होता है, लेकिन हम अभी इसको ब्रूट फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि पीछे डिक्शनरी चलेगी, बड़ा लंबा अटैक होगा, वो कोई 15-20 मिनट ले लेगा। लेकिन nmap के जरिए आप ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं। nmap किस पोर्ट के ऊपर लगेगा, पोर्ट 22 पे लगेगा, और ये एक स्क्रिप्ट है ब्रूट फोर्स का। ठीक है, एसएसएच के लिए बनाए, और यहां पर हम सिंपल इसकी आईपी डाल देंगे और ये ब्रूट फोर्स कर देगा। अब इसके पीछे जो ट्राइज होंगी, एक मिनट, हमें ट्राइज किस तरह नजर आएंगी, हम इसको यूं कर देंगे, वर्बोस कर देंगे, हमें ट्राइज नजर आएंगे। ये देखें,
ये स्क्रिप्ट चलना शुरू हो गया, डिफरेंट पेयर्स को मैच करता जाएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा जाएगा इसलिए मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। ये कमांड है इसको ब्रूट फोर्स करने की। कभी भी एसएसएच मिले ना, एक टर्मिनल में साइड में ब्रूट फोर्स चला के छोड़ दिया करो, हो जाता है कभी कभार। अच्छा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पोर्ट है जो हमें नजर आ रही है, दैट इज 23 टेलनेट। ठीक है, टेलनेट से हम ज्यादा से ज्यादा ना बैनर ग्रैब कर सकते हैं या वही ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो दिखा देता हूं मैं आपको। टेलनेट 57, ओके, इसको हम करेंगे। ये टेलनेट आ गया, यहाँ से हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक वीएम मशीन है। ठीक है, और कांटेक्ट करें इन साहब को, किसी का कुछ एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। बहरहाल आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम ओवर हियर। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नजर भाई आई थिंक अजान हो गई है, तो ओके सर, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। तो ठीक है, सो 5:05 हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है जी, चलिए स्टे ट्यून, इंशाल्लाह 10 मिनट में हम लोग वापस आते हैं। ये था, ये चेरी ट्री मैंने खोल लिया। यहाँ पर मैं जो चीज चाहूँ वो नॉर्मली टाइप करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर वहां से मुझे स्क्रीन से कोई आउटपुट लेके आना है तो मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन। शिफ्ट कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, तीनों को एक साथ दबाकर जो भी स्क्रीन का पोर्शन होता है मैं उसको इस तरह, जैसे स्निपिंग टूल होता है हमारा विंडोज में, इसमें ये होता है, इसको कर कर यहाँ ले जाते हैं और ये कंट्रोल वी के साथ पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह हमारे एविडेंसेस जमा होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मशीन है हमारी बहुत सारी, इसमें जैसे ये सारे एविडेंसेस रखे हुए हैं, एनमैप के, एफटीपी के, इस तरह ऑर्गेनाइज होती हैं मशीन्स। जो भी इन पे काम होता है, जहाँ कामयाब हो जाते हैं, या हमारी कोई हमें रिपोजिटरी बनानी होती है अपनी कमांड्स की, तो ये देखें जो भी कमांड कामयाब हो जाती है, कामयाब से मतलब वर्केबल हो जाती है, तो उसको उठा के यहाँ रख लिया जाता है और उसका आउटपुट भी ले लिया जाता है किस तरह चली थी, क्योंकि इसके अंदर कोई हजारों कमांड है वो याद थोड़ी रख सकते हैं। तो इस तरह भी ये भी एक तरीका है, इसको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। काशिफ भाई, शुड आई स्टार्ट? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करें। ओके, ओके, तो हम चलते अपनी नेक्स्ट पोर्ट के ऊपर, देखते हैं उसमें हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पोर्ट जो है हमारी एक्सप्लोर करने के लिए वो है पोर्ट नंबर 25। इसने हमें कहा कि सॉरी, पोर्ट नंबर 25 भी ओपन है। पोर्ट नंबर 25 एसएमटीपी की पोर्ट है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके ऊपर ये देखिए, ये हमें बता रहा है इस पे हम वेरीफाई की कमांड और कुछ दूसरी कमांड्स भी चला सकते हैं। जब हमें पोर्ट 25 खुला मिल जाए, ठीक है, और उसके ऊपर हमें मिल जाए कि हम ये कुछ कमांड चला सकते हैं या नहीं भी चला सकते, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप फौरन फौरन एसएनएमटीपी का जो एक एसएमटीपी हाँ, एसएनएमटीपी यूजर इनम का जो टूल है ना, वो इस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करें -m स्विच के साथ, वेरीफाई कमांड के साथ, और यहां से आप पिक करें अपनी डिक्शनरी, जौन सी डिक्शनरी आपने लगानी कि किन, बेसिकली एसएमटीपी यूजर इनम ये करेगा कि इसके पास कौन कौन से मेल के यूजर्स हैं या इस सिस्टम पे
यूजर कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा इस सेव करने से जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम यूजर नेम्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम मशीन में आगे बढ़ेंगे लॉगिन नेम के लिए हमें या ब्रूट फोर्स के लिए हमें यूजर नेम चाहिए होंगे। तो ये SMTP यूजर इनम का टूल जो है ना ये हमारी हेल्प करेगा इस सर्वर के ऊपर से ये बताने के लिए इसमें कौन कौन से यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर मैं जो डिक्शनरी यूज करता हूँ वो मेटा एक्सप्लॉइटेबल फ्रेमवर्क के अंदर एक बहुत अच्छा लिस्ट दी हुई है, बहुत जबरदस्त। उसका नाम है यूनिक्स यूजर्स, यूनिक्स यूजर की फाइल है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली कॉमन यूज होने वाले जो यूजर नेम्स है ना वो इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम इस डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए वेरीफाई करेंगे कि कौन से यूजर एग्जिस्ट करते हैं। -T के साथ टारगेट को हम फाइंड कर देंगे कि ये वाले टारगेट पे तुमने जाना है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये यूजर नेम इन्यूमरेट करता है कि नहीं करता। एक मिनट, कुछ चीज हमने गलत दे दी इसको, एक मिनट मैं इसको अलग स्क्रीन पे चला लेता हूँ। SMTP यूजर एन्यूमरेशन -F वेरीफाई की कमांड के साथ चलेगा, -U से डिक्शनरी फाइल यूजर की यूजर लिस्ट हम उठाएंगे हम यूजर शेयर मेटा एक्सप्लॉइट डेटा फ्रेमवर्क डेटा एंड वर्ड लिस्ट में हमें चाहिए यूनिक्स यूजर्स और हमारा टारगेट है 192.168.1.57। यस, ये देखिए ये इसने यूजर इन्यूमरेट कर दिया इसके, इसने जाके वेरीफाई की कमांड के साथ, क्योंकि वहां पर जिस बंदे ने वो कॉन्फ़िगर किया उसने ये अलाउ किया कि एक्सटर्नल यूजर जो है ना वो वेरीफाई की कमांड चला सकते हैं, जो कि बहुत डेंजर है। अब उसने वेरीफाई करके इसके सारे यूजर्स निकाल लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इन यूजर की एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। ये जो है अब इस लिस्ट बनाने के हमारे पास क्या तरीका है कि हम या तो इसको यूं करके कॉपी पेस्ट कर दें, लेकिन एक थोड़ा सा जो फैंसी तरीका है ना मैं आपको वो बता देता हूं कि मैं इसको कट की कमांड से कट करूंगा। मैंने लिखा कट, जो मेरा सेपरेशन डेलिमीटर है वो स्पेस है, ये मैंने लिखा डबल कोट स्पेस डबल कोट, यानी पहला स्पेस उठा लो, पहला स्पेस आ रहा है आईपी के कोलन के बाद, ये आ रहा पहला स्पेस, ये यहां से इसके बाद यूजर नेम शुरू हो रहा है। तो जो डेलीमीटर होता है उससे पहले वाली फील्ड F1 होती है, उसके बाद वाली फील्ड F2 होती है और फिर F3 F4 ऐसे चलते रहते हैं। तो मैंने कहा कि कट करो इस आउटपुट को स्पेस से, लेकिन वहां से फील्ड 2 उठा लेना। अब देखें बहुत साफ सुथरा आउटपुट आ जाएगा। एक मिनट, -F2 स्विच है, ये देखें सिर्फ यूजर्स नेम आ गए, बाकी सारा कट गया। ये भी बकायदा जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं इसकी, तो ये बकायदा कट के ऊपर आपकी बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। वो इसलिए कराई जाती है कि कितनी मशीनें जो कंप्रोमाइज की जाती हैं उनके ऊपर कॉपी कट पेस्ट की जो कीज है वो नहीं चलती, उन पे जो डिफॉल्ट कमांड्स कट की है जो पहले से प्री इंस्टॉल होती है बाय डिफॉल्ट वो चलती है। तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं एक और काम करने लगा हूं, इसका आउटपुट रीडायरेक्ट कराने लगा हूं user.txt के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे कोई हाथ से सॉरी ताकि मुझे हाथ से कोई काम ही ना करना पड़े या खुद ही आउटपुट लिस्ट के अंदर चला जाए, ठीक है। अब हम इसको लीव पैड, जैसे हमारे पास विंडोज में नोट पैड है, लिनक्स कैली में हमारे पास लीव पैड है, हम देखते हैं इस फाइल के अंदर क्या आया। ये देखें ऑटोमेटिक पूरी लिस्ट बन के आ गई। अब हम इसमें से जो हमें चीजें नहीं चाहिए वो निकाल देंगे, ठीक है। जो सिर्फ यूजर नेम है वो उठा लेंगे, यहां से यूजर नेम शुरू होते हैं। अब ये फाइल मैं यूज करूंगा ब्रूट फोर्स करने के लिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सेशन। अगर हम इन सब यूजर से ब्रूट फोर्स करेंगे बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा,
मैं इसमें सिर्फ थोड़े से यूजर रखूंगा ताकि अटैक जो है ना वो छोटा हो जाए, सिंपल हो जाए और हमें पता भी लग जाए। वरना नॉर्मली क्या करते हैं, जितने भी यूजर्स हमें मिलते हैं वो सारे इस फाइल में डाले जाते हैं। ये हमने एक इसी मशीन से एक फाइल तैयार कर ली, ठीक है, और उस फाइल का जो यूजर डॉट लिस्ट के नाम से फाइल तैयार कर ली। अब हम इस फाइल के थ्रू जो है ना इसको हम ब्रूट फोर्स में यूज करेंगे, ठीक है। मैं पहले अपनी डायरेक्टरी में चला जाऊं, ये हमारी डायरेक्टरी थी, ठीक है। ये हमारी फाइल है जो ब्रूट फोर्स में यूज होने वाली है। यहां पर अब हम इस मशीन को ब्रूट फोर्स करने लगे, ठीक है। अब वो जो भाई का सवाल था कि एक लिमिटेड यूजर मिलेगा फिर उससे आगे कैसे जाएंगे, वो कहानी अब यहाँ से इसके बाद से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको ब्रूट फोर्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम बर्प में भी डाल के ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। बर्प का लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 अगर वो कमर्शियल है तो एग्जाम में यूज नहीं होता, फ्रीवेयर है तो वो बहुत ही स्लो हो जाता है ब्रूट फोर्स में, ठीक है। हमारे पास जो बहुत अच्छा टूल है हाइड्रा है ब्रूट फोर्स करने के लिए। -L यानी कौन सी यूजर लिस्ट इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं देख लेता हूं किस नाम से रखी है, हाइड्रा -L मुझे लिस्ट चाहिए यूजर डॉट txt वाली, और -P ये मेरे जो पासवर्ड है वो क्या होगा, वो भी यूजर डॉट txt। हम यहाँ पर जो सपोजिशन है वो ये लेके चल रहे कि कभी कभार क्या होता है, जो यूजर होता है वो अपना यूजर नेम एज अ पासवर्ड यूज करता है, ठीक है। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर अभी मैंने लगाई हैं फाइलें यूजर डॉट टेक्स्ट, और पासवर्ड में भी यूजर डॉट टेक्स्ट लगाई है। अगर मुझे फाइल नहीं लगानी हो, कोई सिंगल चीज लगानी हो, तो मैं -P से उसका पासवर्ड मेंशन कर दूंगा। अगर कैपिटल P इस्तेमाल करता हूँ या कैपिटल L तो इसका मतलब होता है मैं फाइल यूज करने वाला हूँ अटैक। अगर कोई सिंगल एंट्री होती तो -L यूजर नेम एडमिन दे देता, पासवर्ड मुझे पता होता तो वो दे देता, ठीक है। तो अभी हमारे पास हाइड्रा अटैक करने जा रहे हैं हम इसके ऊपर, और हाइड्रा अटैक हम कहां पर करेंगे, हमें पता है इसकी SSH पोर्ट खुली हुई है, ठीक है। SSH पोर्ट के ऊपर हम इसको अटैक करेंगे। लेट्स स्टार्ट द अटैक। इसने अटैक किया क्योंकि हमारी फाइल बहुत छोटी थी, अगर हमारी फाइल बड़ी होती तो ये बहुत देर लेता, तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा ये ले लेते हैं अटैक करने में ना, या इससे भी ज्यादा डिपेंड करता है आपकी लेंथ ऑफ द फाइल, यूजर नेम पासवर्ड क्या है। अभी ये देखें इसने हमें ब्रूट फोर्स करके दे दिया, कहता है इसका जो यूजर नेम है लॉगिन और इसका जो पासवर्ड है वो यूजर है, ठीक है। अटैक हमने कहाँ मारा था, SSH के ऊपर मारा था अटैक। तो लेट्स SSH द बॉक्स, SSH यूजर, ठीक है। पासवर्ड पूछ रहे हैं यूजर, और ये मशीन के अंदर हम आ गए। हम मशीन के अंदर आ तो गए, लेकिन यहां पर हमारे पास है एक लिमिटेड यूजर, हम कहते हैं who am I, कहता है आप यूजर है। आईडी देखते हैं हम अपनी, हमारी आईडी क्या है, कहता है आप एक नॉर्मल यूजर हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फाइलें देखते हैं, यहाँ पर हमें कोई फाइल नहीं मिल रही। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं, कहते हैं होम, तुम यूजर के अंदर हो। मुझे 1 सेकंड एक्सक्यूज करिए। ओके, सो अब हमारे पास एक लिमिटेड यूजर आ गया। अब लिमिटेड यूजर आ तो गया, लेकिन हम इससे ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई हमें किसी भी मशीन का फुल कंट्रोल चाहिए, ठीक है। हमें उस मशीन का रूट बनना है। अब हमारे पास लिमिटेड यूजर आ गया, अब हम प्रिविलेज एस्केलेशन के ऊपर गौर करेंगे।
देखिए कि इस मशीन का प्रिविलेज एस्केलेट कैसे किया जाए, इस यूजर को रूट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, उससे पहले लेट्स सी द स्लाइड्स। हमारे पास क्या है, एक और चीज होती है प्रिविलेज एस्केलेशन से भी पहले, वो ये होता है कि जो शेल मुझे मिला है, शेल, ये जो शेल मिला है मुझे, इसको कभी कभार क्या क्या होता है कि ये शेल जो होता है ना, वो बहुत अजीब सा होता है, मुझे नजर नहीं आ रहा होता क्या लिख रहे हैं, या मैं अपनी अप एरो डाउन एरो या डिलीट प्रॉपरली नहीं कर सकता, डिलीट करता हूं तो कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो मसला सॉरी, वो मसला क्या होता है, वो मसला शेल का होता है। ठीक है, वो शेल इतना अच्छा नहीं होता कि वो, यानी इतना इंटरैक्टिव शेल नहीं होता। अब शेल को इंटरैक्टिव बनाना है, ठीक है, सबसे पहला तो काम ये होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं पाइथन में, पर्ल में, रूबी में, वो हम चला के उस शेल को ना स्टेबल कर लेते हैं और उस शेल को अपग्रेड कर लेते हैं कि हम उसमें फॉरवर्ड स्लैश वगैरह, सॉरी बैक स्लैश वगैरह, डिलीट और अप एरो डाउन एरो आराम से चला सकें। लेकिन उसके लिए जरूरी है जो जो जिस विक्टिम को आपने कॉम्प्रोमाइज किया है उसके ऊपर वो चीज अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल में सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए। हेलो, ओके, लेट मी कंटिन्यू। अच्छा, अब हमें वो शेल को अपग्रेड करना है, यानी मोर इंटरैक्टिव बनाना है। तो इसमें जो मैं ये कहूंगा कि आप गूगल पे जाके लिख लेगा इंटरैक्टिव शेल चीट शीट, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें वो बता देगा कि ये वाली अगर तुम्हें पाइथन से करना है तो ये करो, पर्ल से करना है तो ये करो। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम लोग सबसे पहली चीज ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि इस मशीन के ऊपर पाइथन हो और पाइथन की पाइथन से इसको इंटरैक्टिव बना ले। तो ये पता करते हैं कि भाई इस पे पाइथन है कि नहीं है, तो लिखते हैं विच पाइथन, बता देगा हाँ भाई पाइथन अवेलेबल है। विच पर्ल, पर्ल भी अवेलेबल है, नहीं होगी तो बता देगा अवेलेबल नहीं है, यानी फिर हम उसकी कमांड यूज नहीं कर सकते इसको अपग्रेड करने के लिए। अब मेरे पास पाइथन है तो मैं इसको ना पाइथन से अपग्रेड कर दूंगा, -c कमांड। ठीक है, सिंगल कोट, और उसके बाद मैं लिखूंगा इंपोर्ट करो pty, ओके, सेमीकोलन pty, और स्पॉन करो, ये स्पॉन करो बिन बैश, बैश शेल चाहिए मुझे, इंटर कर दूंगा और ये मेरा जो वो है शेल अपग्रेड हो गया। अब मैं अप एरो वगैरह बहुत आराम से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, पहले भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन बाज मशीनों में आप करेंगे तो आपको यहाँ पर इवन प्रॉम्प्ट भी नहीं नजर आएगा। तो उस सूरत में आप फौरन पता करें क्या इस मशीन के ऊपर पाइथन है, हाँ है, फौरन पाइथन की ये कमांड चला दें, इससे आपका जो शेल है ना वो 90% चांसेस है कि अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये काम हो गया। अब हमारे पास लिमिटेड यूजर है और हमें प्रिविलेज एस्केलेशन करने हैं। ठीक है, मैं अभी प्रिविलेज एस्केलेट नहीं कर रहा, मैं अगली पोर्ट पे जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अगली पोर्ट पे जाऊंगा दोनों का मिला के प्रिविलेज एस्केलेशन दिखाऊंगा कि क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगे, उधर से भी हमें लिमिटेड यूजर मिलेगा, उसको हमें प्रिविलेज एस्केलेट करना पड़ेगा और यहाँ से भी मिलेगा। तो पहले आपने देखा हमने इसको एफटीपी से कॉम्प्रोमाइज किया, हमें रूट मिला। अभी हमने इसको ब्रूट फोर्स किया, एसएमटीपी से यूजर निकाल के ब्रूट फोर्स किया, हमें लिमिटेड यूजर मिला, लेकिन हम मशीन के अंदर आ गए। ये था सेकंड वे ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग दिस मशीन। This meta-exploitable machine can be exploited with more than, I think, more than 10 ways. 10 तरीकों से ज्यादा है इस मशीन को जो है ना रूट ले सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग तो बस थोड़े से दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम वापस अपने स्कैन पे जाते हैं। पोर्ट 25 को हमने देख लिया और पोर्ट 25 से हमने ब्रूट फोर्स करके हम लोग कामयाब हो गए। लेट्स मूव विद अदर पोर्ट। पोर्ट 53, ये डीएनएस की पोर्ट ये अमूमन नहीं मिलती खुली हुई, लेकिन इसमें मिल गई है, इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, लेकिन वो रूट वो जो है ना वो कैश पॉइजनिंग का है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, काम नहीं है इतना। ठीक है,
कैश पॉइजन करके हम क्या मैन इन द मिडिल वाला टाइप की चीज कर लेंगे, लेकिन दैट इज नॉट द स्कोप। उसके बाद हमारे पास पोर्ट 80 है। पोर्ट 80 जो है ना वो सबसे जूसी पोर्ट मानी जाती है पेन टेस्ट के अंदर। हम अभी पोर्ट 80 को नहीं टच करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें जो पोर्ट 80 है ना वो थोड़ी सी यानी उसके लिए MSF विनम का काम इसके बीच में आ जाता है, जो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है बिगनर लेवल से। ठीक है, वो इंशाल्लाह किसी और सेशन में पोर्ट 80 से इसको कॉम्प्रोमाइज करके बताएंगे। इजी है, लेकिन उसमें 2-3 चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा, इसलिए वी विल लीव आउट फॉर नाउ पोर्ट 80 एंड वी विल गो ऑन पोर्ट 111 RPC बाइंड। बड़ी इंटरेस्टिंग पोर्ट है। जहां पर ये पोर्ट मिले वहां पर फौरन आंख बंद कर करना RPC इन्फो की कमांड चला दिया करो। ठीक है, RPC इन्फो, एक मिनट, -H किस तरह चलेगी? हाँ, -P से -H करके आप हेल्प ले सकते हैं जब आप भूल जाएं या आपके दिमाग में ना हो ये कमांड मजीद किस तरह चलेगी। अब हमने ये देखा इस मशीन के ऊपर पोर्ट नंबर 111 RPC बाइंड की पोर्ट खुली हुई है। फौरन ये जब ये पोर्ट आपको मिले ना, आपके दिमाग में फौरन एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पर कोई मैपिंग चल रही होगी, कोई माउंट हुआ होगा, कोई चीज माउंट हुई होगी। अब वो आपने ढूंढनी है। ठीक है, अब इस पे RPC इन्फो की कमांड है हमारे पास। इसने कहा था -P से चलो आगे टारगेट दे दो। ठीक है, एक मिनट, इसका आउटपुट लंबा है तो हम इसको दूसरी स्क्रीन पे देखते हैं। RPC इन्फो -P टारगेट, ये देखें RPC में हमें इसने बताना शुरू कर दिया ये इसमें जो गौर करने की बात है, जो देखने की बात है, जो निकालने की बात है वो है ये कह रहा है कि इसके अंदर 2049 के ऊपर NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, वो 2049 के ऊपर NFS यानी कोई ये यूनिक्स का फाइल सिस्टम चल रहा है। ठीक, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। ओके, यहां पर भी ये इंफॉर्मेशन नीचे जब जाएंगे ना तो है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये आ गई ये इंफॉर्मेशन, यहां पर भी इसने बताया। मैंने आपको उस तरीके से क्यों बताई? उस तरीके से इसलिए बताई, कभी कभार होता है ये वाली चीज हमारे पास नहीं आती तो हम यहां से पता कर लेते हैं, इसके ऊपर एडिशनल कमांड चला के। अमूमन यहां से आ जाती है, लेकिन रेयर चांस होता है कि ना आए, तो यहां से कर लेना मेरे भाई, RPC इन्फो से कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास ये NFS की आगे कह रहा है कि भाई इस पे कोई फाइल सिस्टम चल रहा है। ओके, चलो लेट्स इन्यूमरेट क्या चल रहा है। किस तरह इन्यूमरेट करेंगे? शो माउंट की कमांड होती है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि भाई इस पे क्या चल रहा है। शो माउंट -C टारगेट, बताओ इस पे कौन सा जो है वो शेयर चल रहा है। यहां पर ये कह रहे हैं भाई ये जो शेयर जो माउंट हुआ हुआ है ना, इस मशीन के रूट पे से माउंट हुआ हुआ है, //, इसका मतलब है रूट पे से माउंट हुआ हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ ये कोई सब डायरेक्टरी वगैरह नहीं है, ये तो रूट है। यानी अगर मैंने ये अपनी मशीन पे माउंट करा लिया किसी तरह, तो उसकी पूरी मशीन मेरी मशीन पे माउंट हो जाएगी। ठीक है, अमूमन ये इस तरह नहीं होता जिस तरह इन्होंने दिया हुआ। अमूमन इस जगह पर लिखा होता है /temp/blah/, बस ये डायरेक्टरी जो है ना वो माउंटेबल है। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिस मशीन है, इसने पूरी मशीन ही माउंट करवा दी है। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को अपने ऊपर किस तरह माउंट करेंगे? ठीक है, और माउंट क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, नंबर 1 माउंट इसलिए कर रहे हैं कि उसका पूरा फाइल सिस्टम मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उसकी फाइल्स एक्सप्लोर करूंगा, देखूंगा इन फाइलों में है क्या, वहां से कोई इंपॉर्टेंट फाइलें निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको माउंट करते हैं। लेकिन माउंट करने से पहले हमें एक जगह बनानी पड़ेगी अपने पास कि हम इसको माउंट कहाँ करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई टेम्प में जाओ और यहां पर एक टेम्परेरी डायरेक्टरी बना दो और इसके ऊपर माउंट करा लो।
यहाँ पर क्यों आगे कराने, मैं अपने फाइल सिस्टम के बीच में क्यों नहीं करा रहा? हो सकता है इसके पास कोई ऐसी फाइलें हो जो मेरी फाइलों से क्लैश कर जाएं। ठीक है, इसके लिए इसको हम सेव साइट पे टेम्परेरी फाइल टेम्परेरी डायरेक्टरी बना के वहां पर इसको हम लोड करेंगे। लोड किस तरह करेंगे? माउंट की कमांड देंगे। माउंट के बाद हम लिखेंगे माउंट -t, मेरे ख्याल में हाँ -t, और उसके बाद फाइल सिस्टम लिखेंगे। हेल्प ले लेते हैं, उप्स, चलो माउंट -t NFS, कौन सा फाइल सिस्टम माउंट कराना है वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ओके, माउंट फाइल सिस्टम -t NFS। अगर यहाँ पर विंडोज होती ना, हमारा जो क्लाइंट CFIS देते हैं, अगर वहां पर सामने वाला विक्टिम जो है वो विंडोज है, अभी हमारा फाइल सिस्टम यूनिक्स है, तो NFS देंगे। उसके बाद हम देंगे उसकी टारगेट की IP और कोलन, और कौन सी डायरेक्टरी माउंट करानी है उसकी उसकी मुझे रूट माउंट करानी है। ठीक है, अगर कोई और होती तो मैं लिखता /user/ डायरेक्टरी, लेकिन ऐसा केस नहीं है हमारे पर, डायरेक्ट हम रूट को माउंट करा लें। और कहाँ माउंट कराने, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई अपनी मशीन पे टेम्प, और उसके अंदर मैंने MNT बनाई थी। बिस्मिल्लाह, इसको माउंट कराते हैं। माउंट की स्पेलिंग गलत है, माउंट। ओके ओके, माउंट हो गई, कोई एरर नहीं आया। CD जाके देखते हैं क्या आया हमारे पास। LS, ये देखो वो पूरी मशीन माउंट होके हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये मशीन जो हमारा जो टारगेट है, इसमें इंपॉर्टेंट फाइलें कौन सी हो सकती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है ETC पासवर्ड फाइल। ये वाली फाइल, ये इस मशीन की हमने माउंट करा के पूरी पासवर्ड फाइल निकाल ली है। अब इसको चाहो तो वो जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था कट वाला, वहां से करके अपने यूजर नेम्स निकाल लो, लेकिन यूजर नेम हमारे पास पहले से हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल जो होती है वो होती है शेडो फाइल, जिसको हम टारगेट करते हैं। शेडो फाइल, ये है आपकी शेडो फाइल, जहां पर आपके एक्चुअल पासवर्ड इंक्रिप्टेड होते हैं। इस फाइल से हमारा लेना देना होता है। पहली बात, ये फाइल एक्सेस कैसे हो गई? ठीक है, ये तो हमने माउंट करा ली। कभी भी ये फाइल ना एक्सेस नहीं होती आउटसाइड रिमोट अटैक से, ये याद रखना, अनटिल एंड अनलेस एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, तो ये रिमोट एक्सेस से जो है ना वो विजिबल हो जाती है, वरना नहीं होती। ठीक है, इसको हम कभी नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे कि मुख्तलिफ तरीकों से कैसे एक्सेस किया जाता है। तो बहरहाल अभी हमारे पास ये फाइल एक्सेस हो गई है, ये फाइल एक्सेस हो गई है, अब इसको पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, इसको हमें रीड करना भी आना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये एक यूजर है और इस पे लिखा हुआ है, ये इसका हैश है। ये हैश बेसिकली हमने क्रैक करना है, ये इसका टोटल हैश है। इस हैश को हम क्रैक करेंगे। इस पहले तो इस फाइल को हम अपने पास ले जाएंगे, उसके बाद जो है हम इस फाइल को जॉन जो बेहतरीन दुनिया का क्रैकर है उसमें डाल के क्रैक करेंगे। लेकिन जर्नल इंफॉर्मेशन में आपको दे देता हूं कि ये जो है ना $6, ये जो पोर्शन है ये सॉल्ट कहलाता है। कोई भी जो पासवर्ड इंक्रिप्ट होता है उसमें मुख्तलिफ सॉल्ट लगते हैं। यहाँ पर ये कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा। 1 का मतलब है MD5 का हैश है। ठीक है, 5 का मतलब है शो 126 है, 6 का मतलब है शो 256 है। और इस तरह आप जाके ना गूगल पे चेक कर लेगा कि ये वाला सॉल्ट जो है ना इसका हैश इस 6 नंबर से कौन सा हैश होता है, इसका शो 256 होता है या हमें 512 होता है, ये आप चेक कर लेगा। ये इंफॉर्मेशन कब काम आती है? ये इंफॉर्मेशन उस वक्त काम आती है जब हम कोई
इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने जाए ना, तो वहां अक्सर पूछता है भाई इस पे कौन सी इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट हुई है, तो वहां पर ये बात काम आती है। अभी तो हमारे पास जॉन है, ठीक है, हम ऑटोमेटिकली ये फाइल वहां डालेंगे और इसको हम क्रैक कर देंगे। तो लेट्स टेक दिस फाइल, इसको हम इसको हम कैट करते हैं इस फाइल को, और इसका आउटपुट लेते हैं शैडो, इसका नाम हम शैडो रख देते हैं इस फाइल का, और इसका आउटपुट ले लिया। इसी मशीन में हमने कर दिया ना, ये गलत कर दिया, नेवर माइंड, हम इसको उठा के वहां ले जाएंगे इस फाइल को। कॉपी करके भी ले जा सकते हैं सीपी की कमांड से। मैं जरा आसान काम करने लगा हूं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। इसको पहले आउटपुट में उधर दे दूं। ओके, हम माउंट से आगे आ गए। डायरेक्ट हम इस फाइल को अपनी डायरेक्टरी में फेंक देते हैं। कह रहे हैं नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई बात नहीं। ये माउंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, गलत डायरेक्टरी में मैं खड़ा हुआ था। यहां पर हमारे पास शैडो नाम की फाइल आ गई। ठीक है, इसको वापस कैट करके देख लेते हैं ये वही फाइल है कि नहीं है। यस, इट इज द सेम फाइल। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को क्रैकर में डाल देते हैं, जॉन के अंदर डाल देते हैं। वेरी सिंपल, जॉन की कमांड है माइनस माइनस शो, इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे बताते जाना स्क्रीन पे क्या हो रहा है। फाइल कौन सी है, शैडो। शैडो फाइल पे क्रैक करो। यस रजत भाई, शायद मेरा ख्याल है फाइल का नाम स्पेलिंग थोड़े आगे पीछे है, अगर आप देखें तो जो आपने अभी कैट किया ना, वो शैडो अच्छा, नहीं SAH है, वो देख लीजिए अगर एक बार। ठीक है, ठीक है, गुड गुड पॉइंट। ये वाली है, ठीक है, हम इसको क्रैक करते हैं। फाइल क्रैक हो गई हमारे पास। ठीक है, ये कह रहा है इसमें 6 पासवर्ड्स क्रैक किए इसने, एक इससे क्रैक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये देखिए हमारे पास वही यूजर जो उसने क्रैक किया था SMTP वाले ने। हमारे पास एक और यूजर आ गया MSF एडमिन, इससे भी हम SSH कर सकते हैं, और बहुत सारे यूजर आ गए हमारे पास। ठीक है, तो आपने ये देखा कि गलती क्या थी, उसने माउंट किया और रूट माउंट कर दिया। रूट माउंट करने से क्या हुआ कि हमें जो है वो इजी एक्सेस मिल गई, हमने अपने ऊपर वो फाइल सिस्टम माउंट किया, उसके बाद हमने उसकी जो इंपॉर्टेंट शैडो फाइल थी वो उठा ली वहां से। ठीक है, और उसको हमने जॉन में डाल के क्रैक कर दिया बड़े आराम से। सो ये था थर्ड वे ऑफ गेटिंग द एक्सेस टू द मशीन। अब जो है ना वो हम असल मकसद पे आ गए अपने, कि हमारे पास लिमिटेड यूजर आ गया। अब लिमिटेड यूजर आ गया, अब क्या करें भाई, अब जो है वो एक्चुअल गेम शुरू हो। प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं हमारे पास, हमने अपना जो शेल था उसको इंटरैक्टिव भी कर लिया। ठीक है, और अब हमारे पास सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम प्रिविलेज एस्केलेट करें। ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होगी, प्रिविलेज एस्केलेशन जो है ना,
ये मैंने वही स्लाइड है जॉन के जरिए बताई हुई है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, स्लाइड्स अवेलेबल हो जाएंगी तो आप उसमें ये जो आज का जो सेशन है पूरा उसमें किया हुआ है। सबसे पहले प्रिविलेज एस्केलेशन है क्या चीज? प्रिविलेज एस्केलेशन ये चीज है कि अगर हम किसी मशीन को कॉम्प्रोमाइज करें और हमें एक लिमिटेड यूजर मिल जाए, ठीक है, वो लिमिटेड यूजर की कुछ सर्टेन कमांड चलाने की पावर होती है, बाकी कमांड वो नहीं चला सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस यूजर को अपग्रेड करना पड़ता है, यानी प्रिविलेज एस्केलेट करने पड़ते हैं ताकि मेरे पास पूरा रूट कमांड आ जाए और मैं उस मशीन पे जो दिल चाहे कर सकूं, बैकडोर रखूं, ठीक है, जो मशीन से उठाना चाहूं उठा लूं, जो पोर्ट खोलना चाहूं खोलूं बंद करूं, XYZ काम करूं। अब प्रिविलेज एस्केलेशन के तरीके क्या होते हैं? सबसे पहला जो तरीका होता है ना प्रिविलेज एस्केलेशन का, जो जो मैं नहीं अपनाता कभी भी, वो है कर्नल एक्सप्लॉइट। ठीक है, कर्नल एक्सप्लॉइट का तरीका है, मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कर्नल एक्सप्लॉइट क्या होता है। देखें, मशीन को हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पहले हमने उसको SSH किया था, ये, और हमारे पास है लिमिटेड यूजर। अब हम इसको रूट बनाने जा रहे हैं। रूट बनाने का हमने पहला तरीका देखा कि वो कहता है भाई इसका जो है ना वो कर्नल एक्सप्लॉइट यूज करो, यानी कर्नल लेवल के ऊपर कोई बना हुआ एक्सप्लॉइट यूज करो जो तुम्हें रूट दे दे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई इसका कर्नल है क्या। ठीक है, उसके लिए हमें nmap ने बताया इसका कर्नल पता नहीं 2 पॉइंट कुछ है 3.x कुछ है, लेकिन जब आपके पास लिमिटेड एक्सेस आ जाए ना, कभी भी टूल के आउटपुट पे डिपेंड मत करें, आप जाके डायरेक्ट मशीन से पूछेंगे भाई तुम्हारा कौन सा कर्नल है, ठीक है, वहां से सही जवाब आएगा। अमूमन टूल्स फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। uname -a की कमांड है, इससे पूछें कौन सा भाई तुम कर्नल यूज कर रहे हो, बोल रहा है भाई मैं लिनक्स कर्नल 2.6.24 यूज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा वेरी गुड, फौरन मैं इसका एक्सप्लॉइट जो है ना वो ढूंढने चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ सर्च करो एक्सप्लॉइट लिनक्स, लिनक्स के भी अंदर 2.6.24 को तलाश करना। अब इसने मुझे कुछ रिमोट ला दिया, कुछ लोकल। रिमोट से तो मेरा कोई काम ही नहीं, रिमोट तो मैं कर चुका हूं इस मशीन को। अब मेरा काम है लोकल पे, ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए भाई, ये वाला आउटपुट नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए स्पेसिफिक लोकल। लोकल ग्रैब करके लाओ मेरे लिए। वो बोलते हैं लोकल में तुम्हारे पास सी के एक्सप्लॉइट हैं 3 जिससे तुम प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो। यानी अब ये जो सी में जो एक्सप्लॉइट बने होते हैं ना, इनकी भी एक कहानी है, ठीक है, अभी हम इस मशीन पे नहीं यूज करेंगे, क्यों? वो थोड़ा सा जो लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? सबसे पहले तो मुझे एक्सप्लॉइट पढ़ना आना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा मैं अगर रिक्वायर्ड होगी। नंबर 2, मैं ये एक्सप्लॉइट उधर ट्रांसफर कैसे करूंगा? मुझे उसके लिए कोई वेब सर्वर चलाना पड़ेगा, उससे मैं उसको गेट करूंगा। दूसरी बात, एक्सप्लॉइट के अंदर अक्सर 99% पेलोड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब वो पेलोड कैसे चेंज कर दूं? MSF विनोम लगा के चेंज करूंगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसको मुझे दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। अब दोबारा कंपाइल करने के लिए मेरा ये जानना जरूरी है कि जो सामने वाली मशीन है उसका आर्किटेक्चर क्या है, 32 बिट है क्या 64 बिट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये हमें बता रहा है इसका आर्किटेक्चर जो है वो 32 बिट है। तो जो एक्सप्लॉइट मुझे मिलेगा उसको मैं 32 बिट पे कंपाइल कर किसी मीडियम या किसी ट्रिक या किसी FTP या किसी HTTP या किसी वेब सर्वर या पाइथन सर्वर के थ्रू मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप कोई सी का एक्सप्लॉइट कंपाइल करें तो ये समझ लें कि सामने वाली मशीन अगर 32 बिट है तो उसको M32 से कंपाइल करेगा और फिर आगे उसका नाम दे देगा। जैसे 5092 को मुझे कंपाइल करना है .c आउटपुट एक्सप्लॉइट, तो ये इसको 32 बिट का जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर कंपाइल करके मुझे दे देगा। फिर जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस मशीन पे डिप्लॉय कर दूंगा। अगर मुझे सिंपल कंपाइल करना है तो बगैर -M32 के दे दूंगा,
ठीक है, ये था कर्नल एक्सप्लॉइट। ये नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक्सप्लॉइट उस मशीन पे ट्रांसफर हो जाएगा, बड़ा शोर मच जाएगा, नेटवर्क पे नॉइज हो जाएगा, इजीली डिटेक्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज से बचना चाहिए, और बाद में ये मुझे क्लीन अप भी करना पड़ेगा वहां से कि भाई मैं अपना जो एक्सप्लॉइट मैंने जो उस पे लॉन्च किया था वो तो हटा दूं। तो इसके लिए इस वाले चीज से ना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात ये है, एक्सप्लॉइट है ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बचो एक्सप्लॉइट यूज करने से, और एक्सप्लॉइट जो है वो शूट करने से किसी के ऊपर बचो। उसकी वजह ये है कि ये कभी कभार कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि मशीन क्रैश हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास बड़ा मशहूर एक्सप्लॉइट है डर्टी काउ, ठीक है। अब डर्टी काउ अगर आप यूज करने जा रहे हैं, पहली बात कभी भी डर्टी काउ प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बड़ा खतरनाक एक्सप्लॉइट है वो, 100% कामयाब होता है, आपको रूट लेके देगा, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आपको हैंडल नहीं करना आता तो मशीन को वो जो है वो क्रैश भी कर देगा। और दूसरी बात, किसी भी ऐसे लिनक्स वर्जन पर डर्टी काउ मत इस्तेमाल करना जो 3.5 से नीचे का है, क्योंकि जो डर्टी काउ है, जो इसका एक्सप्लॉइट है, उसका मैकेनिज्म ये है कि वो पासवर्ड और शेडो फाइल को बदल देता है। जो 3.5 के नीचे या 3.5 वाले लिनक्स मशीन है, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रीबूट होने के बाद अपनी फाइलें वापस ले आए। ये कैपेबिलिटी 3.5 के बाद आई। तो अगर यूज करना हो तो मेक श्योर कर लेना भाई ये 3.5 से ऊपर है, ये मशीन रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अगर वैसे मेरा मशवरा तो ये है भाई, डर्टी काउ से बचना, बिल्कुल एंड में जब बिल्कुल सारे हथियार डाल दो तो फिर यूज कर लेना, ठीक है। तो ये तो था कर्नल एक्सप्लॉइट, यानी हम कर्नल को सिलेक्ट फाइंड करेंगे, मिल जाएगा तो उसको हम लगा देंगे, ठीक है। इससे पहले एक और चीज भी देख लेना, उस मशीन के ऊपर जिसको तुम कर्नल एक्सप्लॉइट करने जा रहे हो उसका रिलीज कौन सा है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया मशीन का कर्नल ये है, अब इसका रिलीज कौन सा है वो ऐसे मालूम करना। इसका उबंटू रिलीज 8.0.4 है, ठीक है। ये देखो ये वाला बैठता है एग्जैक्ट उबंटू 8.04, ये वाला बैठ रहा है, यानी कर्नल उसका ये है और उसका ओएस ये है। तो ये काम कर सकता है 9083, लेकिन इसको कंपाइल करना बहुत मुश्किल है भाई इस वाले एक्सप्लॉइट को, ठीक है। तो आई होप आपको पहला समझ आ गया होगा, प्रिविलेज एस्केलेशन का पहला तरीका कर्नल एक्सप्लॉइट से करेंगे। दूसरा तरीका जो है ना वो एक्सप्लॉइट सर्विसेज विच आर रनिंग एज रूट, ये आज हम यूज करेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, हम यूज करेंगे तीसरा वाला यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट SUID एक्जीक्यूटेबल फाइल्स। अभी हमारे पास पांच तरीके, इससे भी ज्यादा तरीके हैं प्रिविलेज एस्केलेशन करने के, ठीक है। लेकिन हम इन्हीं पे फोकस रखेंगे और इसमें से हम एक यूज करेंगे, एक्सप्लॉइटिंग SUID एक्जीक्यूटेबल बिट, ठीक है। अब SUID बिट क्या होती है, ठीक है। SUID बिट एक बिट सेट होती है फाइल्स के ऊपर, ऐसी फाइल्स जो रूट के प्रिविलेजेस से चलती हैं। हम सिस्टम के अंदर जाकर कोई ऐसी फाइल देखेंगे जो रूट लेवल, जिसको रूट एक्सेस हो, यानी जब वो चले तो रूट एक्सेस के साथ चले, तो फिर उस फाइल या उस कमांड के साथ कुछ ऐसा गेम करेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक करेंगे कि वो हमें रूट का जो है ना शेल दे दे, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, ठीक है। कमांड क्या है, हमारे पास कमांड होती है भाई फाइंड की। मैं कहता हूं फाइंड करो रूट से, यानी शुरू से वो फाइलें जिनको परमिशन है, जिनके ऊपर S बिट सेट है, यानी जो रूट के लेवल पे चल सकती हैं, ठीक है। ये कमांड है। तो ये इसने मुझे कुछ बताया है, एक मिनट, मैं अब मैं जो हूं वो क्लाइंट की स्क्रीन पे चला जाता हूं, इसको किल कर देता हूं। अब विक्टिम की स्क्रीन पे चला जाता हूं। अब इसने मुझे इतनी सारी कमांड्स दे दी, बोला ये सब रूट से चलती है। अब ये सारी हमारी काम की नहीं है, इसमें हमें पता होना चाहिए हमारी कौन सी काम की है। ये देखो ये AT एडिटर है, अगर ये रूट लेवल पे मुझे मिल जाए तो मैं इसको
एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। ठीक है, और कौन सी कमांड है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जो हम चलाते हैं? माउंट है, यू माउंट है, पिंग, sudo ping new nmap। ये देखो इस मशीन के ऊपर nmap अवेलेबल है, इस मशीन के ऊपर nmap अवेलेबल है, और इस कमांड के जरिए हम रूट बनेंगे अभी। ठीक है, कैसे बनेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। पहले तो हम इसका वर्जन पता करते हैं कि इसके ऊपर वर्जन कौन सा चल रहा है। इसके ऊपर वर्जन चल रहा है 4.53, यानी ये एक्सप्लॉइटेबल वाला वर्जन है। कोई भी ऐसा वर्जन जो 5.5 या 5.32 शायद उससे नीचे है, उसके ऊपर जो है ना nmap से प्रिविलेज एस्केलेट हो सकता है। कैसे? अगर आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, और इसमें तमाम एस बिट के ऊपर जो कमांड जो रूट लेवल पे चल सकती है ना, वो बताई हुई है कौन कौन सी है। इसमें जाओ, इसमें nmap की कमांड ढूंढो, ये रही nmap की कमांड। अब इस पे यहाँ क्लिक करो, बोलो मैं इससे शेल कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, वो बोल रहा है शेल तुम ले सकते हो दो तरीके से, एक ये तरीका है तुम्हारे पास, दूसरा ये तरीका है। पहले हम छोटा तरीका इख्तियार करते हैं, nmap माइनस माइनस इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव मोड में इसको लाया। उसके बाद कहता है एक्सक्लेमेशन sh करो, तुम्हें रूट मिल जाएगा। ये लो, रूट आ गया। ये है प्रिविलेज एस्केलेशन। सबसे पहले फाइंड किया मैंने वो फाइलें जो एस बिट के ऊपर सेट है, यानी जो सुपर यूजर जिनको प्रिविलेजेस है चलने के लिए, उस फाइल को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद उस फाइल को किसी तरह ट्रिक करके ब्रेक कर कर रूट ले लिया। एक तरीका ये हो गया। अब हम वापस नॉर्मल यूजर बन गए। अब हम दूसरा तरीका इख्तियार करने जा रहे हैं nmap का। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो क्या, वो टाइम डिपेंड करेंगे। हमारे पास सेशन में टाइम नहीं है, हमारे पास अभी एक आर्टिकल और रह गया इसका, वो है अपने ट्रैक्स क्लियर करना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था जनाब? दूसरा तरीका वो कहते हैं कि ये पूरा स्क्रिप्ट रन करो, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ, फिर उसके अंदर से कमांड एग्जीक्यूट करा दो बिन sh शेल की। ठीक है, चलो हम ये भी करके दें। ये किया, ये किया, और ये किया। कह रहे नहीं मिला, नो टारगेट वर स्पेसिफाइड। एक मिनट, टारगेट किधर देना था मुझे? इसमें तो लिखा नहीं टारगेट का। इस तरीके से नहीं हुआ क्या? देखो इस एक्सप्लॉइट ने किया क्या, मैंने ये पढ़ा, ये टेम्प में जाके कुछ काम करेगा। इसने एक टेम्परेरी डायरेक्टरी बना के कुछ फाइल बनाई है। ठीक है, अगर दोबारा मुझे ये एक्सप्लॉइट चलाना है तो मुझे ये डायरेक्टरी हटानी होगी। ठीक है, अब दोबारा ट्राई करते हैं इसके ऊपर। बस ये लास्ट ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास। चेंज को ओके, इसी के ऊपर चला देते हैं। वो उसको एक्चुअली कमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही, वो बोल रहा है भाई होस्ट लेके आओ। ठीक है, तो हमने कहा अपने ऊपर ही चला लो, यानी कमांड किसी तरह हमारी कंप्लीट हो जाए, और ये लो रूट आ गया। ओके, हमने दो तरीके से रूट लिया इसका। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं रूट लेने के।
वो हम कभी और देखेंगे। तो ये सबसे अच्छा, सबसे क्लीन सुथरा, जिसमें पकड़े जाने का कोई एविडेंस छोड़ने का भी खतरा नहीं होता। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हमने उस पे जो है वो डिप्लॉय नहीं किया। इसमें क्या है, सिंपल वो फाइल ढूंढो जिसपे एस बिट सेट है, उसके बाद जो है उस फाइल को किसी तरह, ये मैंने आपको वेबसाइट दी, उससे जाके आप देखें क्या कोई तरीके हैं, तो उससे जाके इसको एक्सप्लॉइट कर देना। ठीक है, हमने अब हमारी लास्ट चीज इसके अंदर कि एविडेंस को हमने कैसे कलेक्ट करना है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है। या आप देखिएगा, मैंने आपको बताया कि चेरी ट्री, ये जो चेरी ट्री है ये मैंने आपको यूज करना बता दिया है। ठीक है, आप किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए आप कोई भी टूल यूज कर लेगा अच्छा सा, एक्रोबैट वगैरह, और मिक्स मैच करके अपनी रिपोर्टें दे देगा। अब आज के सेशन के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कि हम अपने ट्रैक्स कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रैक्स बनते कहाँ हैं। ये देखो हैंग हो गया क्या? ओ, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। ये देखें, इसका जो शेल है वो अच्छा नहीं है। क्या करें, नजर ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, नजर नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि हम यूज करते हैं। अब वहां नजर नहीं आ रहा तो यहां लिख के ले जाते हैं, पाइथन -c इंपोर्ट करो और pty स्पेस pty डॉट स्पॉन करो बिन बैश के शेल को। ट्राई मारते हैं, अगर ये कमांड चल जाती है तो हमें वो शेल जो है सही से मिल जाएगा। नहीं मिला, बैश मिला, लेकिन उसने यूजर चेंज कर दिया। देखो, उसने शेल तो सही कर दिया लेकिन यूजर चेंज कर दिया, तो इट्स ओके, नेवर माइंड। अब हमें दोबारा जो है ना रूट बनना पड़ेगा। ट्रैक्स क्लियर करने के लिए हमें रूट बनना है। ओके, अब यहाँ थोड़ा अंधों की तरह काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है ना वो रिजल्ट मिलेंगे नहीं, मिल रहे हैं। ठीक है, देखो ये इस तरीके से जो हमने लिया वो थोड़ा बेहतर शेल है। उस तरीके से लिया था तो उसमें हमें टाइपिंग नजर नहीं आ रही थी। एनीवे, चलते हैं हम अपने लॉग्स की तरफ। वार लॉग्स, एक मिनट, सीडी वार, वार नहीं, अच्छा 10, सीडी वार लॉग ls। यहां पर जो लॉग्स फाइल है ना उनको उड़ा दो। ठीक है, अब बेसिकली करते क्या, उड़ाते नहीं, उनमें चेंजेस ला देते हैं। लेकिन वो इतना कारामद नहीं होता डिसीव करना रेड और ब्लू टीम को। तो हम लोग जो अमूमन नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं कि वो लॉग फाइल को डिलीट कर देते हैं, यानी श्रेड, डिलीट से तो वो डिलीट नहीं होती, श्रेड कर देते हैं। श्रेड कर देते हैं और उसके लिए कुछ स्विचेस लगाते हैं, -v/f, कुछ इस तरह करके। स्विच है, ये मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स लिखी हैं जिनको आपको देखना है कि इधर इधर आपके लॉग्स हो सकते हैं। ठीक है, -v/f/uz लगाते हैं। ठीक है, -v से वो शो करेगा अपनी प्रोग्रेस, -f से जो है अगर वो फाइल हमारे लिए राइटेबल नहीं होगी तो राइटेबल बना देगा। -u से उसको डिलीट करने के बाद उसकी पोजीशन भी चेक कर देगा। -z से फाइनली 000 करके बिल्कुल ही उसको ट्रेसेबल होने से बचा लेगा। ठीक है, तो जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे shred -vufz और फाइल का नाम auth.log। इंटर मारूंगा, एक मिनट, हो गई डिलीट। हाँ ठीक है, हो गई। अब इस फाइल को कैट करते हैं। पहले मैंने आपको दिखाना था, उसमें लॉग थे हमारे। ठीक है,
अब उसमें लॉग नहीं है, वो फाइल ही डिलीट हो गई। ठीक है, एक मिनट, हम एक और फाइल खोलते हैं, देखते हैं शायद इसमें हमारे लॉग हो। हाँ, इसमें देखो लॉग्स हैं। यूजर, हमने ये अपनी कुछ कमांड चलाई थी, ये आ रही थी। सेशन ओपन किया हमने, मुख्तलिफ चीजें बता रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने लॉग्स मिटाने के लिए shred की कमांड यूज करनी है। shred की कमांड बहुत अच्छी पावरफुल कमांड है, ऐसे लॉग्स मिटाएगी कि उसका जो रिकवरी है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। लेट मी चेक, ये हमारा टॉपिक था माइनस। यस यस, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। काशी भाई, डू वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर? जी जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो जी प्लीज जरूर। ठीक है जी। बिफोर द क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू थैंक all of you for coming and attending the session. Thank you. जी, अगर कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज गो अहेड। ऑलराइट, ठीक है जी, आई थिंक वी आर डन। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, सब ग्रुप मेंबर्स का। जी ये कह रहे हैं जी, इफ इट कैन बी श्रेडेड। Shell interactive if it can be shredded, मैं समझा नहीं हूँ। अगर माइक ऑन कर लें तो पूछ लीजिए प्लीज काइंडली। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, ब्लू और रेड टीम से ही तो बचना है हमने। हमने अपने लॉग्स को उड़ा देना है, छोड़ना नहीं है वहां पर। ये उनके लिए चैलेंजिंग है ना। हम तो जो है वो पेन टेस्टर हैं, यानी समझ लें व्हाइट हैट हैकर है, और हम गए वहां पर मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद हम अपने सारे ट्रेसेस मिटाने की कोशिश करते हैं। नजम भाई, अगर इसमें कमांड हिस्ट्री वगैरह रहेगी तो वो उसको भी आप क्लियर करना चाहें वो। ये देखिए काशी भाई, जी एक मिनट, ये लिखा हुआ मैंने ना, ये डॉट बैश हिस्ट्री की फाइल उड़ानी है, जी जी जी, सही। बहुत लॉग उठानी है। और करंट, अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डॉट बैश हिस्ट्री हर यूजर की अलग होती है, तो उसकी होम डायरेक्टरी में जाके उड़ाना। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एनी ठीक मोर है। क्वेश्चंस? बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, आई थिंक वी आर डन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इंशाल्लाह स्टे ट्यून, हम लोग और प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर होंगे। काशी भाई, इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसका बता देगा, वो आप एडिटिंग करके देंगे या? नहीं, मैंने बिल्कुल इसकी क्या दें कि रिकॉर्डिंग जो हमारी ब्रेक थी उसको पॉज किया था, और उसके वेरी गुड। बाद हाँ जी वो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग जो है ना वो अवेलेबल रहेगी, तो मैं इंशाल्लाह वो लेटर ऑन शेयर कर दूंगा। और पीपीटी स्लाइड्स भी जिस दोस्त को चाहिए होंगी वो मुझे कांटेक्ट करे, मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है ओके काशी भाई, थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम बहुत वालेकुम। बहुत, हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।